आउटसोर्सिंग और निजीकरण का फायदा ओबीसी वर्ग को बहुत कम मिलेगा। इसका 60% ओबीसी वर्ग केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में 21-22% से अधिक भागीदार नहीं। कहेंगे कि जॉब कटौती का नुकसान तो सामान्य वर्ग को भी हुआ। मैं आपके तर्क से सहमत नहीं हूं। दोस्तों नमस्ते। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद केंद्र सरकार ने रेलवे, सेना और पीएसयू सेक्टर में लगभग लाखों नौकरियां समाप्त कर दी है। अभी ताज़ा मामला आप देख रहे होंगे, खबर देख रहे होंगे कि ग्रुप डी और ग्रुप सी के लगभग 72,000 नौकरियां रेलवे में ख़त्म होने को है, यानी ख़त्म हो गई है, जिसकी खबर मीडिया में चल रही है। जबकि 15-16 से 2020-21 के जो फाइनेंशियल ईयर हैं, इस अवधि में रेलवे बोर्ड ने जितने भी जोनल हैं रेलवे बोर्ड के अंतर्गत में लगभग 81,000 पद को सरेंडर करने का प्रस्ताव, यानी समाप्त करने का प्रस्ताव रेलवे को भेजा है। यानी रेलवे ने 1.5 लाख से अधिक पदों पर भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की कोई बहाली नहीं करने का फैसला किया है, यानी ये भर्तियां नहीं की जाएगी। इंडियन रेलवे में लगभग 15 लाख स्वीकृत पद हैं, जिसमें से वर्तमान में पदस्थापित संख्या जो घटकर 12,75,000 हो गई है। इसमें 1.5 लाख पद और समाप्त होने के कगार पर हैं, यानी 11,25,000 पद ही रहेंगे। आगे क्या होगा यह कौन जानता है, लेकिन अभी तक के रुझानों के अनुसार हम कह सकते हैं कि लगभग 4.25 लाख सरकारी नौकरियां रेलवे में ख़त्म कर दी गई है। फिनिश, अब कोई इस पर भर्ती नहीं होगी। सरकारी नौकरी पर मोदी सरकार की कैंची सिर्फ रेलवे में ही नहीं चली, बल्कि तमाम विभागों में चली है। ध्यान रहे कि इससे पहले साल 2018 में सेना में लगभग 1.5 लाख पदों पर कटौती किए जाने की घोषणा की गई थी। यह कटौती 2022-23 तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर तक किया जाना था। अब इस पर अमल कैसे हुआ यह तक अभी तक तो सामने नहीं आया है, किंतु यह जरूर हम देख रहे हैं कि विगत 3 वर्षों से सेना में भर्ती लगभग बंद सा है, जबकि लगभग 97,000 पद सेना में खाली हैं। हालांकि सरकार कहती है कि भर्ती बंद नहीं हुई है, थोड़े दिनों के लिए इस पर रोक लगाया गया है। आए दिन हम देखते हैं कि नौजवान सेना में भर्ती को लेकर अपनी गतिविधियां करते हैं। कहीं तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तो कहीं आंदोलन की चेतावनी देते हैं, तो कहीं दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करते हैं, किंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। हरियाणा के भिवानी जिले के एक छात्र ने बीते 26 अप्रैल को आत्महत्या कर लिया, क्योंकि सेना में भर्ती का इंतजार करते करते वो ओवर एज हो गया था, उसका उम्र निकल गया था। सेना में भर्ती बंद होने का सवाल जब संसद में उठा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो जवाब दिया वो 21 मार्च को राज्यसभा में उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 53,431 और 19-20 में 80,572 सैनिकों की भर्ती की गई है। हरियाणा के युवक की आत्महत्या के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उनकी सरकार प्रति साल 80,000 सैनिकों की बहाली करती थी। जो भी हो, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और इनके राज में अब सेना में तो कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहाली होने की खबरें आ रही हैं। और सेना ही क्यों, सरकारी नौकरी ही क्यों, मोदी सरकार ने अर्ध सरकारी नौकरियों को भी बखूबी समाप्त किया है। 2019 में लगभग 300 सरकारी कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या 15 लाख थी। इसमें से 10,40,000 अस्थायी कर्मचारी हैं। इन नौकरियों में अनुसूचित जाति के 15%, अनुसूचित जनजाति के 7.5% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान था। मोदी सरकार ने इन तमाम पीएसयू सेक्टर की कंपनियों को निजी हाथों में देने का फैसला कर लिया है और धीरे धीरे उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया गया। आप कहेंगे कि यह रोजगार के ख़त्म होने का मसला है, यह बेरोजगारी का मसला है, प्राइवेट हाथों में देने का मसला है। जी नहीं, ऐसा आप कहेंगे तो हम आपसे सहमत नहीं हैं। यह मसला उससे बढ़कर है। यह रोजगार का मसला नहीं है, यह एक वर्ग को जो सिर उठा रहा था, सम्मान के साथ प्रभुत्वशाली वर्ग को चुनौती दे रहा था, सत्ता में साझेदारी कर रहा था, गैर बराबरी को पाट रहा था, उसे रोकने का मसला है। उस वर्ग को रोकने के लिए यह सारे करामात किए जा रहे हैं। यह वर्ग ओबीसी है, किसान वर्ग है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत देश के तमाम राज्यों में अपनी हिस्सेदारी
सत्ता में अपनी भागीदारी मजबूत कर रहा था और प्रभुत्वशाली वर्ग को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ रहा था और 1990 के बाद से वह काफ़ी हद तक सफल भी रहा था। किंतु उस वर्ग को रोकने के लिए यह सब किए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों का ख़त्म किए जाना उस वर्ग को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए एक साजिश की तरह है। तमाम सरकारी संस्थानों को निजीकरण और आउटसोर्सिंग के हवाले इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो जानते हैं कि आउटसोर्सिंग और निजीकरण का फ़ायदा किसे मिलेगा। आउटसोर्सिंग और निजीकरण का फ़ायदा ओबीसी वर्ग को बहुत कम मिलेगा। सब लोग जानते हैं कि ओबीसी वर्ग के पास आउटसोर्सिंग या निजी कंपनियां बहुत कम हैं और उसका अधिकतम लाभ, ये जो निजीकरण हो रहा है या आउटसोर्सिंग हो रहा है, इसका अधिकतम लाभ उस वर्ग को मिलेगा जो इस देश का शासक वर्ग रहा है। ओबीसी या दलित को नहीं मिलेगा। सुब्रमण्यम स्वामी के शब्दों में आरक्षण को वहां पहुंचा देंगे जहां इसकी जरूरत ही नहीं होगी। सरकार ने यही किया है। देश का 60% ओबीसी वर्ग केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में 21-22% से अधिक भागीदार नहीं है। इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की जरूरत थी कि उससे पहले ही सरकार ने खेला कर दिया। आप कहेंगे कि जॉब कटौती का नुकसान तो सामान्य वर्ग को भी हुआ। मैं आपके तर्क से सहमत नहीं हूं। मैं आपके इस तर्क को नहीं मानता हूं। लगभग 20% सामान्य वर्ग को केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में लगभग 40% के आसपास भागीदारी है, साझेदारी है। इसके बावजूद भी उन्हें 10% EWS का आरक्षण देकर अतिरिक्त पद सृजित किया गया, जैसा कि केंद्र सरकार कर रही है। नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ, दलित वर्ग को हुआ, इस सच को दबाया नहीं जा सकता है। अब जॉब कटौती जो हुआ इधर, उसके बाद जो जॉब आया उसमें अधिकतम भागीदारी सामान्य वर्ग को मिल रहा है। यह नौकरियों का खत्म होना है, सार्वजनिक कंपनियों का निजी हाथों में दिया जाना है या सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिंग किया जाना है। यह सब ओबीसी वर्ग को कमज़ोर करने का एक साजिश है जो सरकारी स्तर पर कहीं ना कहीं से हो रहा है। इस सच को दबाया नहीं जा सकता। आज के वीडियो में इतना ही। हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।